हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू भंडारी सर क्लासेस। आज की क्लास में आपको लास्ट क्लास की तरह इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ही करवा रहे हैं। आपको लास्ट टाइम में बताया गया था, समझाया भी था पिछली वीडियो में, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन पार्ट 1 में। उसमें क्या बताया था, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की ज़रूरत कब होती है। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन हम में जनरली उस समय करते हैं, इसको अप्लाई करते हैं जब कोई कंपनी सिक कंपनी होती है और उसके सर्वाइवल के चांसेस हो सकते हैं। ऐसे में हमने कहा था ये सिक कंपनी के जो जितने भी लॉसेस जो उसकी बैलेंस शीट में दिखाई देते हैं, इन सबको राइट ऑफ कर देते हैं। पर राइट ऑफ करने के लिए तो हमारे पास प्रॉफिट चाहिए, जो हमारे पास होता नहीं है। तो यहां पर एक इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन स्कीम बनाई जाती है और जितने भी स्टेक होल्डर होते हैं उसमें कंपनी के अंदर, उन सबको कहा जाता है कि आप कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस करें। और ये सैक्रिफाइस जब वो थोड़ा करके सैक्रिफाइस करते हैं तो फिर वो कंपनी के गेन में आता है और उसी से ही जितने भी लॉसेस होते हैं उसको हम राइट ऑफ कर देते हैं। इन्हीं की ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट यहां समझा रहे हैं। तो जर्नल एंट्री बता रहा हूं, अब मैं बहुत ज़्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि लास्ट प्रीवियस वाली वीडियो अगर किसी ने नहीं देखा है तो वो जाके देख सकता है, लिंक कर दूंगा इसके साथ। और अगर देखा हुआ समझ लिया है तो फिर आज देखिए आप कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, जर्नल एंट्रीज कैसे करते हैं, कैसे इसकी बैलेंस शीट बनाई जाती है। तो देखिए एक क्वेश्चन है, मैंने यहां रखा हुआ है आपके सामने, यहां पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन को क्विकली थोड़ा सा जल्दी से पढ़ लेते हैं। इसकी बैलेंस शीट बनी हुई है, क्योंकि बैलेंस शीट जो होती है अब आपकी कैसी बनी होती है, वो बनती है आपकी वर्टिकल बैलेंस शीट। सो वर्टिकल बैलेंस शीट में ये ऊपर इक्विटी एंड लायबिलिटीज में शेयर होल्डर फंड दिया हुआ है 13%। शेयर होल्डर फंड के अंदर क्या है, 13% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है 100 ईच। 13% वाले क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर जिसकी एक की वैल्यू 100 रुपीज है और टोटल 1 लाख के हैं। ये इक्विटी शेयर्स हैं 10 रुपीज ईच है, 7 लाख का। प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस दिया है, ब्रैकेट में दिया हुआ, इट मींस इट इज अ लॉस। ठीक। नॉन करंट लाइबिलिटीज में 8% डिवेंचर्स दैट इज रुपीज 3 लाख के हैं और करंट लाइबिलिटीज आपके पास 39 लाख की। शॉर्ट टर्म प्रोविजन इसके अंदर दिया है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। ठीक है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 3 लाख और टोटल इस तरह से इसका है 50 लाख। नाउ कम टू एसेट्स। एसेट्स में अगर आप देखते हैं तो नॉन करंट एसेट्स हैं इनके पास, फिक्स्ड एसेट्स हैं 15 लाख के और करंट एसेट्स की वैल्यू दी है 35 लाख। ये बैलेंस शीट की सिचुएशन है। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में होता क्या है, एक्चुअली कंपनी सिक है। सिक का मतलब हो गया कि कॉन्स्टेंटली रेगुलरली उसको ईयर बाय ईयर क्या हो रहा है, लॉसेस हो रहे हैं। और ऐसे में कंपनी को इस तरह के लॉसेस में आप ज्यादा टाइम तक, ज्यादा पीरियड तक आप उसको रन नहीं कर सकते हैं। तो अब इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की जो स्कीम यहां हुई है पास, उसमें क्या क्या कंडीशंस, क्या क्या टर्म्स बताई गई हैं वो देखिए एक बारी। द फॉलोइंग स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन इज सैंक्शन। क्या क्या चीजें सैंक्शन हुई है वहां पर। फिक्स्ड एसेट्स आर टू बी रिटर्न डाउन बाय 33:1/3%। ये जो फिक्स्ड एसेट्स हमारे यहां पर दिखाई दे रहे हैं, ये दिखाई दे रहे हैं 15 लाख के, इनका 33:1/3 33:1/3% यानी 1/3। इनका 1/3 जो है वो क्या कर रहे हैं, इसको रिटर्न डाउन करना है, इसको राइट ऑफ करना है, यानी ये ओवर वैल्यूड है। 33:1/3 मीन 1/3 वैल्यू से ये ओवर वैल्यूड किए गए, इनकी वैल्यू ज्यादा दिखा रखी है। यानी इसका मतलब हुआ 15 लाख का 1/3, इसका मतलब 1/3 होता है। ठीक है, टोटल 100/3 1/3 होता है। सो 15 लाख का 1/3 अगर आप कैलकुलेट करेंगे दैट इज 5 लाख। तो 5 लाख रुपए के तो आपको ये फिक्स्ड एसेट्स जो है राइट ऑफ करने हैं। करंट एसेट्स आर टू बी रिवैल्यूड एट 27 लाख। ये जो करंट एसेट्स की वैल्यू आपको 35 लाख दिखाई दे रही है, इसकी वैल्यू कितनी हो गई है, 27 लाख। इसकी रिवैल्यूएशन हुई मार्केट में तो 27 लाख। तो 5 लाख रुपए का यहां दिखाई दे रहा है और 3 और 5 8 लाख रुपए का, 8 लाख रुपीज का करंट एसेट्स में भी दिखाई दे रहा है कि इनकी वैल्यू राइट ऑफ करनी है। इतनी ओवर वैल्यूड हैं ये। और देखें अब नेक्स्ट आगे लिखा हुआ है, ये तो एसेट्स की तरफ था। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स डिसाइड टू फॉरगो देयर राइट ऑफ एरियर्स फॉर 3 ईयर्स।
यहां पर अगर आप देखेंगे प्रेफरेंस शेयर तो ये कैसे हैं, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हैं और कितने परसेंट वाले हैं, 13%। दिस 13% रेफर्स टू देयर रेट ऑफ डिविडेंड विच दे आर एंटाइटल्ड टू। मतलब इनको साल में प्रॉफिट होगा तो 13% का प्रॉफिट तो 13% का डिविडेंड मिलेगा प्रॉफिट में से, इनके अमाउंट पर 13% का डिविडेंड दिया जाएगा और वो क्यूमुलेटिव है। मतलब किसी साल अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो नेक्स्ट ईयर के प्रॉफिट में से पहले उस साल का डिविडेंड दिया जाएगा, उसके बाद अगर प्रॉफिट है उनके पास में तब इस साल का भी जो पिछले साल का लास्ट ईयर का बैलेंस है वो भी दिया जाएगा। अब अगर कंपनी लगातार लॉस में चल रही है तो ईयर बाय ईयर उसका क्या हो रहा होगा, एक्यूमुलेट हो रहा है वो। भाई पिछले साल का नहीं दिया क्योंकि प्रॉफिट नहीं था, लॉस था, करंट ईयर में आए, इस साल आए बाय द वे, इस साल भी प्रॉफिट नहीं हुआ, इस साल भी, नेक्स्ट ईयर में गए उस साल भी प्रॉफिट नहीं हुआ, उस साल का भी, तो इस तरह से क्यूमुलेटिव है। लेकिन ये एक्चुअल में देखिए कहीं भी बैलेंस शीट में ये लिखा हुआ नहीं है कि ये क्यूमुलेटिव इतना देना है, ये कोई एक्चुअल लायबिलिटी कहीं नहीं दिखाई हुई है, शो नहीं की हुई है, ये याद रखेगा। प्रॉफिट होता तभी तो मिलेगा वो। अच्छा, ये हो गया एक तरह की कंटिंजेंट लायबिलिटी की तरह। ठीक, आगे दिया हुआ है आपको नेक्स्ट वाला, सेकंड वाला ये दिया हुआ है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। तो इन्होंने क्या किया, जो 3 साल का इनका एरियर रह रहा था, बैलेंस रह रहा था डिविडेंड का, 3 साल से इनको डिविडेंड नहीं मिला था, तो इन्होंने कहा जी हम उसको छोड़ देंगे, हम उसको सेक्रीफाइस करते हैं, हमें नहीं चाहिए। एक सेक्रीफाइस इनका ये है, इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं होगी क्योंकि इसकी एक्चुअल कोई लायबिलिटी दिखाई हुई, शो की हुई नहीं है, दैट्स वाई हम इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। अगर इसकी एक्चुअल कहीं लायबिलिटी दिखाई भी होती तब उसका ट्रीटमेंट करना पड़ता, तब उसे राइट ऑफ करना पड़ता, लेकिन यहां इसका क्योंकि कोई एक्चुअल लायबिलिटी इसकी शो की हुई नहीं है, ये कंटिंजेंट लायबिलिटी की तरह है, फुटनोट में दिखाई हुई होगी, इसलिए इसका कोई ट्रीटमेंट आपको नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट दिया है द टैक्सेशन लायबिलिटी ऑफ द कंपनी सेटल्ड एट ₹4 लाख। ये देखिए टैक्सेशन की लायबिलिटी 4 लाख रुपए की है, जबकि ऑलरेडी हमारे पास टैक्सेशन के लिए प्रोविजन जो हमने बनाया हुआ है वो 3 लाख का है। यहां भी 1 लाख रुपए बढ़ रहा है, यहां पर भी 1 लाख रुपए का लॉस हो रहा है, हमें 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा पे करना है। ठीक है, तो कहीं से सेक्रीफाइस अगर होता है तो वो हमारा गेन होता है, जैसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, खैर ये तो गेन होगा ही नहीं है, एक्चुअल था ही नहीं। करंट असेट्स देखिए आपको फिक्स असेट्स में लॉस हुआ 1/3 का और करंट असेट्स में भी लॉस हुआ है, इधर टैक्सेशन में 1 लाख का लॉस हो गया आपको, एंड द सेम इज पेड इमीडिएटली, और ये 4 लाख रुपए आपको पे भी करने हैं गवर्नमेंट को। वन ऑफ द ट्रेड पेएबल्स ऑफ द कंपनी, इस ट्रेड पेएबल्स में से ये देखिए ट्रेड पेएबल आपकी लायबिलिटी में करंट लायबिलिटीज के अंदर इंक्लूड होते हैं, ट्रेड पेएबल्स जिसमें क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेएबल ये दोनों इंक्लूड होते हैं। तो वो ट्रेड पेएबल्स में कह रहा है वन ऑफ द ट्रेड पेएबल्स ऑफ द कंपनी टू हुम द कंपनी ओज ₹25 लाख। अब एक ट्रेड पेएबल्स है हमारा जिसको कंपनी ने कितने पे करने हैं, 25 लाख रुपए पे करने हैं, 25 लाख रुपीस पे करना है। उसने क्या डिसाइड किया है, टू फॉरगो 50% ऑफ हिज क्लेम। सीधे सीधे कहता है जी 25 लाख में से 50% मेरी तरफ से सेक्रीफाइस कर दिया मैंने, यानी देयर इज नो नीड टू पे मी ₹25 लाख, मैं इसका हाफ जो है सेक्रीफाइस करता हूं, यानी आप मुझे सिर्फ 12,50,000 रुपए देना, 12,50,000 रुपए मैंने सेक्रीफाइस कर दिए, ये गेन हो गया। यहां कंपनी को ये क्लेम क्योंकि कम हो गया इसलिए कंपनी को गेन हो गया, कुछ बिना पे किए ही आपकी लायबिलिटी कम हो गई। ठीक है, अब क्या हो रहा है, और जो बाकी के उसके 12,50,000 बचे हैं, पहले वाले 12,50,000 तो उसने फॉरगो कर दिया, वो तो गेन हो गया कंपनी को। बाकी का जो बचा है उसके लिए भी 12,50,000 जो बचा हुआ है उसके लिए कहता है ही इज अलॉटेड 1 लाख इक्विटी शेयर्स, ही इज अलॉटेड 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹5 ईच, और उसके लिए उसको 1 लाख इक्विटी शेयर दिए गए जिनकी वैल्यू ₹5 की एक दी हुई है, यानी 5 लाख रुपए के जो बैलेंस था ना उसका 12,50,000 और जो बचा हुआ था, भाई टोटल 25 लाख था, हाफ किया हमने उसका 12,50,000, आधा तो हमें देना ही नहीं है, वो तो ठीक है। अब ये जो 12,50,000 हमने देना है उसके भी बदले में वो क्या करा है, उसने 5 लाख रुपए के तो उसने इसके अगेंस्ट में क्या ले लिया है, शेयर्स ले लिया ₹5 वाले। ठीक है, ठीक है जी। द रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी यहां पर भी कुछ गेन हो गया आपको 12,50,000 वाला। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स इज इंक्रीज्ड टू 11%। अब कोई भी अगर सेक्रीफाइस करता है तो क्यों करता है भाई, जब तक उसको कुछ मिलेगा नहीं तब तक वो सेक्रीफाइस क्यों करने लग गया। तो यहां पर भी देखिए यहां पर क्या हो रहा है, द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स is increased to 11%, the debentures holders surrender their existing debentures। अब वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है डिवेंचर होल्डर का वो हमने बढ़ाकर 11% कर दिया। देखिए पहले कितना था, उनको बोला आगे से फ्यूचर में आपको 11% का इंटरेस्ट मिलेगा,
जो अभी 8% मिल रहा है। तो उसके लिए उन्होंने क्या सेक्रीफाइस किया, द डिवेंचर होल्डर्स सरेंडर देयर एग्जिस्टिंग डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच। इसके लिए उन्होंने क्या किया, अपने ₹100 वाले जो डिवेंचर्स हैं वो उन्होंने पूरे के पूरे कंपनी को दे दिया, सरेंडर कर दिए। और उसके अगेंस्ट में क्या लिया, एंड एक्सचेंज द सेम फॉर द फ्रेश डिवेंचर्स ऑफ ₹75 ईच। और इसके बदले में उन्होंने ₹75 वाला डिवेंचर ले लिया 100 की जगह, ₹75। यानी यहां पर देखा जाए तो ₹25 का एक डिवेंचर पर हमें गेन हो रहा है, कंपनी को गेन हो रहा है, क्योंकि इतना क्लेम कम कर दिया उन्होंने। हाँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 8% से बढ़ा दिया 11%। तभी तो कोई सेक्रीफाइस करेगा भाई, कोई सेक्रीफाइस क्यों करेगा? उसको कहा गया कि फ्यूचर में देखो आपको इसका 8% की जगह 11% का इंटरेस्ट मिलेगा, इसलिए आप भी कुछ सेक्रीफाइस कीजिए। तो हर डिवेंचर पर ₹25 का सेक्रीफाइस किया है, जो कंपनी का गेन है। और देखें आगे लिखा हुआ है, ऑल एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर्स आर रिड्यूस्ड टू ₹5 ईच। ये देखिए ऊपर पहले हमारे पास इक्विटी शेयर 10 ईच था ना आपका, जो रिड्यूस हो गया कितना कर दिया, ₹5। यानी हर शेयर होल्डर ने, इक्विटी शेयर होल्डर ने ₹5 का सेक्रीफाइस कर लिया है, ₹5 का सेक्रीफाइस कर लिया है। समझ में आई? तो ₹5 का गेन हो जाएगा कंपनी को एक शेयर्स पर। तो अगर आप देखेंगे इक्विटी शेयर्स पर 7 लाख के हैं, ₹10 का एक है, तो 70,000 हो जाएंगे। यानी 70,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच रहा होगा, तो 70,000 एक पर आपको ₹5 का गेन हो रहा है। तो 70,000 पर मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3,50,000, यानी 50% गेन हो रहा है आपको। नेक्स्ट दिया हुआ है, ऑल प्रेफरेंस शेयर्स आर रिड्यूस्ड टू ₹75 ईच। ये जितने भी प्रेफरेंस शेयर हमारे पास यहां पर हैं, ये भी क्या कर दिया, इनको ₹75 वाला बना दिया है। यानी यहां पर भी रिडक्शन हुआ है। यहां पर कितना, ₹25 एक प्रेफरेंस शेयर पर। बात समझ में आई? ओके। और आगे दिया हुआ है, बस इसके लिए जर्नल एंट्री करनी है आपको एक एक करके। सिंपल सा है क्वेश्चन। जर्नल एंट्रीज के लिए एक एक करके देखते चलिए, मैं आपको बताता जाता हूं इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है। और लास्ट टाइम में मैंने आपको जर्नल एंट्री इसकी पार्ट 1 में बताई थी, आप उसको एक बार फिर से जाके अपने आप देख सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो कमेंट कर दीजिएगा, मुझसे बता दीजिएगा, तो मैं समझा दूंगा उसको फिर कहीं। अच्छा देखिए हम पहले क्या करते हैं, काम करते हैं, पहले ये शेयर्स वाले इनको ही क्लियर कर लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि शेयर्स को बाद में हमें किसी को ट्रांसफर भी करने हैं। तो पहले काम करते हैं, हम सबसे पहले शेयर्स के बारे में ट्रीटमेंट कर लेते हैं, बाकी बाद में देखेंगे। पहले देखते हैं, ऑल एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर्स आर रिड्यूस्ड टू ₹5 ईच। ये इक्विटी शेयर जो है ये 10 की जगह ₹5 का कर दिया घटा के। ₹10 का शेयर था और उसकी वैल्यू घटा के ₹5 कर दी है। तो आप शेयर ₹10 का नहीं रहेगा, एक शेयर ₹5 का है। तो आप यहाँ देख सकते हैं थोड़ी देर के लिए कितने शेयर रहे होंगे, 70,000 शेयर्स रहे होंगे इंटू 10, ऐसे तो रहे होंगे ये, ऑफ ₹10 ईच, यही तो है। तो 70,000 इंटू 10 यानी 7 लाख। अब ये 10 नहीं रह गया है, बल्कि ये कन्वर्ट हो गया कितने में हो गया है, ये ₹5 में हो गया है। यहाँ पर ये 10 का ना हो गया 5, तो ₹5 का आपको गेन हुआ है ना कंपनी को। और मैंने ये कहा था कि जो भी गेन होगा वो रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट यहाँ पे ओपन करते हैं, ये पता ना, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट या कैपिटल रिडक्शन। तो रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में ट्रांसफर करना है, लॉस होगा तो भी वहीं से एडजस्ट करना है फिर। तो ये देखिए पहली एंट्री हम इसी की कर लेते हैं शेयर्स के लिए। तो पहली एंट्री, फर्स्ट एंट्री देखिए मैं कौन सा वाली बता रहा हूं आपको, पहले जी वाली एंट्री के लिए ध्यान रखना है। मैं यहां लिख देता हूं जी वाली, ध्यान रखेगा। पहले ये लिख रहा हूं ऑल इक्विटी शेयर्स। अब इक्विटी शेयर में क्या करना है, जो पुराने वाले शेयर हम कैंसिल कर रहे हैं उनको कर दीजिए डेबिट, और जो नए वाले शेयर्स आप उनको दे रहे हैं वो हो जाएगा क्रेडिट। क्योंकि बैलेंस शीट का तो सिंपल सा यही फंडा होता है ना, जितनी लाइबिलिटी साइड में होते हैं वो सब क्रेडिट करने पर इंक्रीज होते हैं। क्या होता है, जितने लाइबिलिटी साइड में होते हैं बैलेंस शीट की लाइबिलिटीज में, जो भी लाइबिलिटी साइड में दिखाते हैं वो सब कब होते हैं, जब उनको क्या करते हैं हम उनको क्रेडिट कब करते हैं, जब ये लाइबिलिटीज हमारी क्या होती है, इंक्रीज होती है। और डेबिट कब करते हैं हम उनको, जब ये लाइबिलिटीज हमारी कम होती है, यानी लाइबिलिटी साइड की, चाहे वो कैपिटल हो, लाइबिलिटी हो, रिजर्व हो, कोई भी, सब पर ये रूल। और एसेट्स वाले के लिए जस्ट उल्टा होता है। तो फिलहाल आप देखिए आपके पास में क्या हो रहा है, आपकी जो लाइबिलिटी यानी इक्विटी शेयर, जो इक्विटी शेयर आपके क्या हो रहे हैं, जो इक्विटी शेयर हो रहे हैं आपके कम, कैंसिल हो रहे हैं, वो तो कम हो जाएंगे, तो नेचुरल कम करेंगे तो डेबिट कर देंगे, ये देखिए। और जो इंक्रीज हो रहे हैं उनकी जगह नया जगह जो ले रहे हैं उनको क्रेडिट कर देंगे। तो क्या एंट्री बनी, ये बनेगी इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर कैपिटल। यहां पर आप उसकी वैल्यू लिख सकते हैं। तो फेस वैल्यू क्या थी पहले की, ₹10 की थी, ये कैंसिल कर रहे हैं हम, ₹10 वाला, ये देखिए अकाउंट डेबिटेड,
टू इक्विटी शेयर कैपिटल और ये नया वाला 5 रुपये वाला अकाउंट, ये देखिए आप कितना किया, 10 रुपीज के हिसाब से कितना था 7 लाख, तो 7 लाख रुपए आपने डेबिट किया और देना कितना पड़ा आपको, यही आप शेयर उतने दे रहे हैं, 70,000 शेयर दे रहे हैं, लेकिन आप 5 रुपए वाले दे रहे हैं। आप उनको शेयर्स नहीं कम किए हैं, फेस वैल्यू कम कर दी है उनकी, तो कितना हो गया 70,000 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो कितना बना 7 लाख और 3,50,000, 3,50,000 रुपए की वैल्यू दी आपने उनको। पुराने वाले ले लिए 7 लाख के 7 लाख के और दिया क्या 3,50,000 का आपने पे किया, तो आपको गेन हो रहा है ना, कितना गेन हुआ आपको 3,50,000। जो भी गेन होगा कहां ट्रांसफर होगा, वो रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में, तो ये चला गया बाकी का गेन आपका टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। ये 3,50,000 जो बैलेंस था ना हमारा भाई, 7 लाख लिए थे और 3,50,000 के शेयर्स दिए हमने और बाकी का प्रॉफिट अपने रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। ये बात कुछ समझ में आ रही है, क्या कर दिया हमने, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, ठीक है ओके। ये तो हो गया हमारा, एक एंट्री पूरी हो गई आपकी। अब चलते हैं सेकंड वाले में, इक्विटी शेयर वालों के बारे में, प्रेफरेंस शेयर वालों के देखें। प्रेफरेंस शेयर वाले में लिखा ऑल प्रेफरेंस शेयर्स आर रिड्यूस्ड टू 75 ईच। ऐसे ही प्रेफरेंस शेयर वाले जो थे पहले 100 के, अब वो कितने के हो गए 75 के। ये कौन से वाले एंट्री के लिए बना रहा हूं मैं, ये प्रेफरेंस शेयर वाला एच वाला, ओके। अब एच वाले के लिए बना रहा हूं मैं, एच वाले में लिखा ऑल प्रेफरेंस शेयर्स आर रिड्यूस्ड टू 75 ईच, सेम यही कर दो, कितने परसेंट के, कुछ रेट ऑफ डिविडेंड चेंज किया इनका क्या, प्रेफरेंस शेयर होल्डर डिसाइड टू फॉरगो देयर राइट, नहीं इसमें कुछ नहीं दे रखा है। प्रेफरेंस शेयर वालों के लिए, प्रेफरेंस शेयर वालों के लिए कुछ नहीं दिया हुआ है, ठीक है ओके। ये दिया हुआ अब आपको और प्रेफरेंस शेयर्स आर रिड्यूस्ड टू ₹75 ईच, तो यहां पर भी ऐसे करो, कितने परसेंट प्रेफरेंस, 13%, 13% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट और ब्रैकेट में लिख दीजिएगा कितने रुपीस के हैं ये है एक 100 रुपीज का डेबिट टू 13% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट और ये कितने रुपीस का हो गया आप 75 का। तो अब आप देखिए कितने थे पहले आपके पास, 100 रुपीज का था आपका प्रेफरेंस शेयर, 100 का था और 1 लाख के हैं, तो कितने 1000 शेयर हो गए, यानी 1000 मल्टीप्लाइड बाय 100, तब 1 लाख की वैल्यू थी इनकी। अब 1000 तो रहे वो अभी भी, लेकिन 1000 मल्टीप्लाइड बाय कितने हो गए 75, जो पहले 100 का था, यानी टोटल 1 लाख का डेबिट हो गया और क्रेडिट में कितना हो रहा है 75,000। फिर गेन हुआ आपको, कितना गेन हुआ कंपनी को, यहां पर वो रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में डाल दीजिए, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट कितना हो जाएगा 25,000। ये बात समझ में आई, दो जगह गेन हो गया हमारे पास। अब चलते हैं हम राइट ऑफ करने वाला काम लास्ट में करेंगे, पहले जितना गेन होता है पहले वो ले लेते हैं गेन वाला, ताकि हमारे पास गेन आ जाए रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में, फिर उसको राइट ऑफ करेंगे। अब जब आपके पास गेन ही नहीं होगा तो आप राइट ऑफ कहां से करेंगे, पहले प्रॉफिट भी तो होना चाहिए राइट ऑफ करने के लिए, ठीक है। देखिए आप थर्ड एंट्री में देखिए, ये दो ट्रीटमेंट तो फिलहाल हमने कर दिए हैं। अच्छा जी, प्रेफरेंस शेयर वालों का इसकी कोई एंट्री मैंने कहा था आपको करने की जरूरत नहीं है। टैक्स वाले के देखें, द टैक्सेशन लाइबिलिटी ऑफ द कंपनी सेटल्ड एट 4 लाख, 4 लाख की होगी लाइबिलिटी, जबकि पहले से हमने प्रोविजन 3 लाख का बनाया है। 1 लाख का तो यहाँ लॉस हो रहा है हमारे को, ठीक है। तो 1 लाख रुपए की हमारी ये प्रोविजन को लाइबिलिटी में जो पे करना है, उस लाइबिलिटी के लिए आपको एक एंट्री बना देंगे हम इसकी, ठीक है। कौन सा नंबर की है ये है हमारे पास में डी। चलिए डी वाले में आइए। अब जो प्रोविजन है वो हमारा कैंसिल हो रहा है इस समय, क्योंकि इससे हम पेमेंट करेंगे, एक्चुअल लायबिलिटी बनाएंगे, तो हो गया हमारा प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट डेबिटेड, एक तो ये कैंसिल करना है, ये हमारा हो गया 3 लाख का,
और जो लाइबिलिटी है वो हमारी 4 लाख रुपए की हो रही है, जो हमें देना है लाइबिलिटी फॉर टैक्सेशन, लाइबिलिटी फॉर टैक्सेशन कितने हैं, 4 लाख की है ना, 4 लाख की। अब आपको यहां पर भी 1 लाख रुपए का लॉस हो रहा है ना, 1 लाख रुपए का लॉस आपको। और जो 1 लाख रुपए का आपको लॉस हो रहा है वो कहां से राइट ऑफ होगा, रिकंस्ट्रक्शन। मैंने कहा ना, गेन होगा तो भी रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में जाएगा, लॉस होगा तो भी रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट से ही सेटल होना, उसी जो प्रॉफिट हमें हुआ ना, गेन हुआ हमें, उसी प्रॉफिट में से हमें राइट ऑफ करना है। सो यहां पर क्या करेंगे हम, डेबिट में जो 1 लाख रुपए कम पड़ रहा है वो रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट से पूरा करेंगे, वो लॉस यहां चला जाएगा, इससे पूरा होगा आपका रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। कितने का, 1 लाख का। बात समझ में आई, यानी इसकी भी एंट्री हो गई अब टैक्स वाले की भी। अच्छा, इसने एक और चीज कहा है, द सेम इज पेड इमीडिएटली। इसकी अभी 4 लाख रुपए का पेमेंट भी करने के लिए कह रहा है, तो पेमेंट कर दीजिए। और ये एंट्री इसी डी का ही 2 पार्ट हो गए, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। अब 4 लाख रुपए की आपको लाइबिलिटी पे करनी है, तो अब ये डेबिट हो जाएगा जो आपने लाइबिलिटी बनाई है, लाइबिलिटी फॉर टैक्सेशन अकाउंट डेबिटेड टू। अब आप लिखते हैं बैंक। अब प्रॉब्लम यह है यहाँ पर कि यहाँ बैंक का अलग से कोई बैलेंस गिवन नहीं है हमारे यहाँ, वो करंट असेट्स के अंदर इंक्लूड कर दिया इन्होंने। तो आप बैंक स्लैश लगा देता हूँ, आपको करंट असेट्स लिखना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ बैंक की जगह हमें अलग से बैंक दिया नहीं है, बैंक बैलेंस दिया नहीं है, करंट असेट्स लिख दिया है, यानी इट इंक्लूड्स ऑल्सो बैंक, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट भी इसके अंदर इंक्लूड है। तो इसलिए मैंने यहाँ बैंक या फिर स्लैश लगा के करंट असेट्स। तो कितना अमाउंट हो जाएगा, आपको कितना पे करना, 4 लाख का। 4 लाख का आपने यहाँ से पेमेंट कर दिया, ठीक, ये वाली बात भी समझ में आ गई, यानी अब हमारा ये क्लियर हो गया टैक्स वाला, ठीक है। नेक्स्ट आइए यहाँ पर, वन ऑफ द ट्रेड पेएबल्स ऑफ द कंपनी, कंपनी का एक ट्रेड पेएबल्स है जिसका टोटल, जिसने 25 लाख का क्लेम है उसका, ठीक है, 25 लाख का क्लेम है। इस 25 लाख के क्लेम में वो क्या कह रहा है, 50%। देखिए ध्यान से इसमें, वन ऑफ द ट्रेड पेएबल्स ऑफ द कंपनी टू हुम द कंपनी ओज ₹25 लाख डिसाइड्स टू फॉरगो 50% ऑफ हिज क्लेम। उसने क्या डिसाइड किया है कि वो अपना 50% फॉरगो कर देगा, सेक्रीफाइस कर देगा 50%। तो सीधे सीधे 12.5 लाख रुपए का तो उसने सेक्रीफाइस कर दिया। ये तो वो कह रहा है मैं लूंगा ही नहीं जी, अच्छा हो गया, चलिए 50%, यानी अब जो बैलेंस 50% बचा 12.5 लाख रुपए का, उसके बदले में वो क्या कहता है, वो कहता है कि जी आप मेरे को इसके इसमें से क्या कर दीजिए, ये देखें ये रहा, वो कहता है बाकी 50% ऑफ हिज क्लेम वाला ही इज अलॉटेड। एक तो ये हो गया, उसने डिसाइड किया फॉरगो 50% ऑफ हिज क्लेम, 50% तो आपको फॉरगो कर दिया उसने, सेक्रीफाइस कर दिया। और ही इज अलॉटेड 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 5 ईच, और 1 लाख शेयर दे दिया हमने 5 रुपए के उसको, तो 5 लाख के हो गए, पार्ट सेटिस्फैक्शन ऑफ द बैलेंस ऑफ हिज क्लेम। बाकी का जो बैलेंस था ना इसमें से अभी उसको 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹5 ईच, यानी 5 लाख के उसको शेयर्स दे दिए, इक्विटी शेयर दे दिए, ये वाले, ये एक्स्ट्रा और इक्विटी शेयर इशू कर दिया हमने इसको। तो एक एंट्री इसकी कर देते हैं, और ये साथ में ये गेन हो जाएगा 12.5 लाख रुपए का। तो एक काम करते हैं, हम क्या कर रहे हैं, कौन क्या चीज कम हो रही है हमारी, ट्रेड पेबल्स कम हो रहे हैं ना। और ट्रेड पेबल्स किसके अंदर है, ट्रेड पेबल्स अलग से तो दिया नहीं है, करंट असेट्स के अंदर है वो भी। तो इसे भी करंट असेट्स को डेबिट करो, फिर से यहाँ पर कैंसिल कर रहे हैं ना, आप करंट असेट्स कम कर रहे हैं हम अपनी, ध्यान रखिएगा। सो नंबर है ये हमारा कौन सा वाला है, ये है आपका ई। तो करंट असेट्स डेबिट कीजिए क्योंकि ये कम हो रहे हैं। वैसे तो हमें ट्रेड पेबल्स करना चाहिए पर वो गिवन तो है नहीं आपके पास में। तो करंट असेट्स अकाउंट, तो करंट असेट्स में डेबिट कर रहा हूं, यहां पर लिख रहा हूं मैं ट्रेड पेबल्स, ध्यान रखना ट्रेड पेबल्स, ये इसके लिए है अकाउंट डेबिट। 2 में क्या आएगा, इसमें करंट असेट्स अकाउंट डेबिट, ट्रेड पेबल्स का डेबिट हो गया, और इसमें करंट असेट्स के अंदर हमारे पास आ जाएगा बाकी का। इसको हमने क्या करना है, एक तो इसको टोटल कम करना है हमें कितना, अच्छा देखिए हाँ, एक तो हमने इसके रिकंस्ट्रक्शन में चला जाएगा 50% जो था टोटल, यानी ये 12,50,000, 12,50,000 तो हमारा कहाँ चला गया, रिकंस्ट्रक्शन में चला गया। और बाकी हमने इसको दिए 5 लाख के इक्विटी शेयर 5 लाख के, तो वो इक्विटी शेयर कैपिटल में डाल दीजिए, इक्विटी शेयर कैपिटल। यहाँ
कितना आ जाएगा, 1 लाख शेयर्स दिए थे, ऑफ ₹5 ईच दिया था, 5 लाख का हमने ये दिया था इसको। तो इस तरह से हमारे ये जो करंट असेट्स हैं कितने के कम हो गए टोटल, 17,50,000 के कम हो गए टोटल, 17,50,000 के। बाकी का ये इसका जो क्लेम है ना बाकी का, वो तो अभी रहेगा ही 7.5 लाख का, वो तो रहेगा ही, वो उसी के अंदर करंट असेट्स के अंदर ही, वो करंट लायबिलिटीज के अंदर इंक्लूड है। अच्छा ये करंट असेट्स नहीं है, करंट लायबिलिटीज है, सॉरी करंट लायबिलिटी, क्योंकि करंट लायबिलिटीज के इंक्लूड होता है ना, तो करंट लायबिलिटीज ध्यान रखना आपको। करंट लायबिलिटीज में से हमें क्या करना है, क्योंकि ये जो ट्रेड पेबल्स होते हैं ये करंट लायबिलिटीज के अंदर इंक्लूड होते हैं। सो करंट लायबिलिटीज या ट्रेड पेबल्स अकाउंट डेबिट कर दिया आपने, ये तो समझाने के लिए लिखा है मैंने ट्रेड पेबल्स। अगर एक्चुअल में ट्रेड पेबल दिया होता ट्रेड पेबल लिखते, क्योंकि यहाँ सारे हेड में दिए हुए हैं करंट लायबिलिटीज लिख के उसके अंदर इंक्लूड किए, इसलिए मैंने करंट लायबिलिटीज को डेबिट कर दिया। जितना उन्होंने सेक्रीफाइस किया वो हमारा गेन है, इसलिए रिकंस्ट्रक्शन क्रेडिट कर दिया आपने रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट को, और जितना आपने उनको इक्विटी शेयर दिया है वो 5 लाख का ही है, यानी 17,50,000 के आपके करंट लायबिलिटीज कम हो गई है। ठीक है, यानी हमने ये वाला हिस्सा भी कर दिया है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द डिवेंचर इज इंक्रीज टू 11%। अब आते हैं डिवेंचर्स के ऊपर। ये डिवेंचर्स वाले ने क्या किया, अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 11% कर लिया है, जो पहले था हमारा 8% का। इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिया हमने 11% तक का। और इन्होंने क्या किया है, ये इन्होंने भी क्या किया, 100 रुपीज़ का जो डिवेंचर है आपका, द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स इज इंक्रीज टू 11%। द डिवेंचर्स होल्डर सरेंडर देयर एग्जिस्टिंग डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एंड एक्सचेंज ऑफ द सेम फॉर द फ्रेश डिवेंचर 75 रुपए। इन्होंने भी यही किया है, 75 रुपीज का डिवेंचर ले लिया और ओल्ड वाला डिवेंचर जो था वो इन्होंने सेक्रीफाइस कर दिया, सरेंडर कर दिया। तो इसके लिए भी एक एंट्री बना देते हैं, ये है हमारे पास में एफ वाला। ठीक है, सो एफ वाले के लिए देखिए एक एंट्री, एफ वाले के लिए एक एंट्री हम बनाएंगे, तो ये एंट्री बनेगी हमारी ऐसे, देखिए क्या बनेगी, कितने परसेंट डिवेंचर था ओल्ड वाला, कैंसिल करना है आपको, वो ओल्ड वाला था आपके पास 8% डिवेंचर है ये। ठीक है, 8% डिवेंचर्स था आपका ये, तो 8% डिवेंचर्स आपने डेबिट करना है, कैंसिल हो रहा है, 8% डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट, डिवेंचर्स अकाउंट डेबिटेड। और इसके अगेंस्ट में आपने क्या दिया उनको दिया आपने कितना परसेंट का डिवेंचर्स है, देखो रेट आपने चेंज किया है इसका, 11% कर दिया है इसको, टू 11% डिवेंचर्स। नए वाले डिवेंचर्स क्रेडिट कर दीजिए, क्योंकि ये नई लायबिलिटी, ओल्ड लायबिलिटी कैंसिल हो गई, डेबिट हो गई, नई लायबिलिटी क्रिएट हो गई, क्रेडिट कर दी डिवेंचर्स अकाउंट। तो ये कितना हो गया 8% डिवेंचर्स आपका, ये हो जाएगा इन्होंने 75। पुराना वाला ओल्ड वाला देखिए कितना था डिवेंचर्स, ओल्ड वाला डिवेंचर्स 3 लाख का था हमारा, यहाँ पर 3 लाख रुपीज आ जाएगा। और नया वाला डिवेंचर्स आप देखिए पहले डिवेंचर्स हैं कितने, यहाँ देखिए डिवेंचर्स थे आपके 100 का था और 3,39 लाख के थे, तो कितने रहे होंगे, 3,39,000 रहे होंगे, 39,000 इंटू 100 रहे होंगे। अब 39,000 मल्टीप्लाइड बाई 75, यहाँ पर ये कितने के थे पहले डिवेंचर्स थे, अच्छा 3 लाख के हैं, सॉरी 3 लाख के हैं डिवेंचर्स आपके, 39 लाख की करंट लायबिलिटीज है, 3 लाख के हैं, तो ये कितने हो गए 3 लाख के होंगे, तो ये हो जाएंगे आपके 3,000 इंटू 100 रहा है पहले का, 3,000 रहे हैं, सो 3 लाख डेबिट कर दिया। अब ये कितना हो जाएगा यहाँ पर, 3 लाख तो वैसे ही रहेंगे लेकिन 175 का हो गया। ठीक है, तो कितना हो गया ये 2,25,000, ये 2,25,000 का, इतने का डिवेंचर आपने नया वाला दिया है इनको 75 के हिसाब से। ठीक है, और वैसे आपने इनका 3 लाख रुपीस का वापस सरेंडर कर लिया। अब इनको मिला क्या, 8% के अगेंस्ट में 11%। हमने इनको कहा है भाई कि अभी 8% का इंटरेस्ट मिल रहा है, फ्यूचर में अगर कंपनी अच्छा करेगी, आप ग्रोथ करेगी, आप सेक्रीफाइस कर रहे हैं, आपको 11% का इंटरेस्ट दिया जाएगा। सो यही एडजस्टमेंट तो चलती रहती है। यहाँ सेक्रीफाइस किया तो यहाँ पर भी हमें गेन हो रहा है, कितना गेन हुआ, टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट, हमें रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट यहां रह गया 75,000, जो डिफरेंस हो वो आप रिकंस्ट्रक्शन में ट्रांसफर कर दीजिए, ये हो गया आपका ये। अब लास्ट में रह गया आपका करंट एसेट्स और फिक्स एसेट्स को आपको राइट ऑफ करने हैं, और ये राइट ऑफ भी आपने डायरेक्ट कर दीजिए। अब हमने सारे कर दिए, ये भी कर दिया है, बिल्कुल ये भी हो गया हमारा, लास्ट रह गया हमारा। तो ये देखिए एंट्री हमारे ए और बी दोनों को राइट ऑफ कर देते हैं रिकंस्ट्रक्शन से। पहले ए के लिए कर रहा हूं मैं, लिखा फिक्स एसेट्स को 1/3 से राइट ऑफ करना है, मैंने कहा ना 33:1/3% मींस 33%। तो ये हो गया आपका, क्या डेबिट करेंगे हम, अब फिक्स एसेट्स हमारा कम हो रहा है, रिकंस्ट्रक्शन से राइट ऑफ कर रहे हैं, तो रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिटेड
और एक साथ कर देता हूँ मैं ए एंड बी, दोनों ही एंट्रियाँ कर देता हूँ, ए के लिए भी ये और प्लस बी के लिए भी एक साथ कर देता हूँ। ऐसे करंट असेट्स जो है रिवैल्यूड है 27 लाख के, तो करंट असेट्स हमारे 27 लाख कितने के कम हो गए हमारे, करंट असेट्स हमारे पहले कितने के थे, करंट असेट्स हमारे पास पहले हैं ये रहे हमारे करंट असेट्स थे 35 लाख के, तो यहाँ करंट असेट्स हमारे पास में राइट ऑफ हो रहे हैं, कितने के राइट ऑफ हो रहे हैं देखिए, टू करंट असेट्स, एक तो करंट असेट्स में डाल दीजिए, फिक्स्ड असेट्स, टू फिक्स्ड असेट्स और टू करंट असेट्स, ये दोनों हमने और राइट ऑफ कर दिए। कितने कितने कर दिए, रिकंस्ट्रक्शन हमने डेबिट बाद में करेंगे, पहले फिक्स असेट्स जगह 1/3 कीजिए। आपके पास फिक्स असेट्स हैं कितने के, 15 लाख, 15 लाख का 1/3 निकालिए, कितना हो जाएगा 5 लाख, सो 5 लाख का ये हो गया। और करंट असेट्स कितने बोले हैं उसने, देखिए करंट असेट्स है हमारे पास 35 लाख के और वैल्यू बता रहा है करंट असेट्स की वो 27 लाख, तो कितने के कम हो गए आपके पास 35, ये हो गया 3 + 5 8 लाख, 8 लाख का आपका ये कम हो गया, यानी ये, तो दोनों के ये हमारे करंट असेट्स का, करंट असेट्स कम हो रही है तो क्रेडिट कर दिया हमने। और ये लॉस है हमारा, ये कहाँ जा रहा है हमारा लॉस, हमने कहाँ से राइट ऑफ करना है, 13 लाख का लॉस आपने डेबिट कर देना है रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में। ये हो गई यहाँ तक की एंट्री आपकी। अब मेरे हिसाब से शायद जर्नल एंट्रीज तो हमारी लगभग कंप्लीट हो गई हैं, जितनी भी हमने करनी थी सारी कर ली है। देखिए फिक्स असेट्स का हो गया है, करंट असेट्स का हो गया है, प्रेफरेंस शेयर्स का हो गया है, और टैक्सेशन वाला हो गया है, ट्रेड पेबल्स का हो गया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट वाला हमने कर दिया है, और शेयर्स वाला कर दिया है, इक्विटी शेयर्स का कर दिया, प्रेफरेंस शेयर्स का कर दिया है। ये जर्नल एंट्रीज हमने सारी कंप्लीट कर दी हैं। तो जर्नल एंट्रीज में बहुत सिंपल सा फंडा क्या है, अगर आपको गेन हो रहा है तो रिकंस्ट्रक्शन तो क्रेडिट होना ही है, तो डेबिट वो करो जहां से गेन हो रहा है। और दूसरी बात ये, अगर आपको लॉस हो रहा है तो क्या करना है, आपके बारे रिकंस्ट्रक्शन आपका डेबिट हो जाएगा, और वो लॉस जो हो रहा है, जो जहां असेट्स वगैरह किसी पे हो रहा होगा वो क्रेडिट कर दीजिएगा। ये वेरी सिंपल, बहुत सिंपल सा फंडा है जिसे आपको पकड़ के चलना है, और सिंपल सा बड़ी जल्दी से आपका ये क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाता है। अब रहेगी इसकी बैलेंस शीट, सो हम इसके बैलेंस शीट बनाते हैं अभी। तो चलिए आप बनाते हैं हम इसकी बैलेंस शीट, ठीक है। अब इसकी बैलेंस शीट बनानी है तो बैलेंस शीट बना लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2012, पुरानी वाली की यही डेट दी हुई है तो हम यहीं चल रहे हैं, ठीक है। अब क्योंकि बैलेंस शीट हमारी बननी है, कौन सी वाली बननी है हमारी, वर्टिकल, तो पहले इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ का देखिए। ये मैंने ऊपर पुरानी वाली बैलेंस शीट लिखी हुई है, नंबर 1 इक्विटी एंड लायबिलिटीज़, ठीक है। इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ में आप देखिए आपके पास में क्या था, इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ में सबसे पहले शेयर होल्डर्स फंड, तो आप लिखिए शेयर होल्डर्स फंड्स, ठीक है। अब शेयर होल्डर्स फंड्स में आपको यहाँ अमाउंट लिखनी है, और जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ हम इनके नोट्स टू अकाउंट बनाएंगे, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है। तो शेयर होल्डर फंड्स के अंदर क्या क्या आता है, एक तो शेयर कैपिटल आती है हमारे पास में, जैसे ऊपर लिखा है ऐसे लिख देते हैं, चलिए, हालांकि ये इसका नोट्स टू अकाउंट बनता है, और नोट्स टू अकाउंट के अंदर आप इसको लिख सकते हैं, नोट्स टू अकाउंट। चलिए मैं एक काम करता हूँ, इस तरह बना देता हूँ यहाँ नोट्स टू अकाउंट, ठीक है, नोट्स टू अकाउंट्स, और इधर बना देते हैं एक ये, एक इसके साथ बना देते हैं हम यहाँ पर नोट्स टू अकाउंट का नंबर, नोट्स टू अकाउंट, इनके नंबर लिख देंगे, ठीक है। नोट्स टू अकाउंट में शेयर होल्डर फंड में आता है पहले शेयर कैपिटल, इसके अंदर शेयर कैपिटल, ठीक। और शेयर कैपिटल में आप देख लीजिए ऊपर से 13% शेयर कैपिटल की हेडिंग यहाँ डालिए, नंबर 1, और नंबर 1 इसके आगे भी लिख दीजिए शेयर कैपिटल। और शेयर कैपिटल के अंदर देखिएगा क्या लिखा, 13% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब कितने का, 100 का, लेकिन बाद में ये कुछ कम हो गया था, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को हमने कम कर दिया था, ये देखिए 75 का 75,000 रह गए, 1000 रह गए थे ये, तो ये हो गए 1000 × 75 ऑफ रुपीज़, चलिए मैंने नीचे लिख दिया ये ऑफ 75 ईच, ये नीचे लिख दिया मैंने, ठीक है। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1000 × 75, ये हो गया 75,000 के, ठीक। अब रह गया इक्विटी शेयर कैपिटल आपका, इक्विटी
शेयर कैपिटल। अब इक्विटी शेयर कैपिटल के बारे में देखें। इक्विटी शेयर कैपिटल में ओल्ड वाले कितने थे आपके पास में? ओल्ड वाले थे आपके पास में, ये रहे, 10 से डिवाइड करोगे 70,000 तो यहाँ थे, 7 लाख के थे नहीं, 70,000 यहाँ थे। और फिर आपने कितने कर दिए? 70,000 के अलावा आपने यहाँ पर ये इक्विटी शेयर देखिए, इक्विटी शेयर का एक तो ये 3,50,000 के तो आपके ये रह गए थे क्योंकि वैल्यू हाफ हो गई थी। 70,000 ये थे डिवेंचर्स, सॉरी इक्विटी शेयर। और कहाँ पर हैं इक्विटी शेयर? कहीं इशू किए थे हमने इक्विटी शेयर, किसको दिए? ये दिए हैं। और हमने 1 लाख इनको दिए, तो कितने हो गए? 70,000 प्लस 1 लाख, तो कितने के हो गए? 1,75,000। तो ये हो जाएंगे 1,75,000 इंटू में 10 इंटू में 5, क्योंकि 5 रुपये का हो गया अब ये। तो कितने हो जाएंगे? ऐसे काउंट कर लो। ये हैं आपके पास 75,000 के और ये हैं 5 लाख के, तो 5,75,000 होना चाहिए इनका। पर ये तो ज़्यादा लग रहा है, क्यों लग रहा है? 1,000 नहीं, ये वाला नहीं है, 70,000 और 1 लाख, कितने हो गए ये? 3,50,000 प्लस 8,50,000 हो रहा है। तो 8,50,000 हो जाएगा टोटल आपका इनका इक्विटी शेयर्स का। तो आप देखिए कितने हो गए टोटल, इसको 16 लाख के हो गए टोटल। हाँ 16 लाख के हो गए ना इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल हमारे पास देखिए पुराने वाले जो इक्विटी शेयर कैपिटल हैं वो 70,000 ये थे, यानी 3,50,000 के, और नए वाले 5 लाख के आपने ये इशू किए। तो 1,70,000 हो गए ना। 1,70,000 मल्टीप्लाइड बाय 5, 1,70,000 नहीं है, 1,70,000 मल्टीप्लाइड बाय 5। अब ठीक है 16 लाख, तो ये लिख दीजिए, इसका शेयर कैपिटल के सामने लिख देना इसको, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, नेक्स्ट आपके पास में, यानी इसमें दोनों हो गए। शेयर कैपिटल का हमारे पास में हमने कौन कौन सा कर दिया इसमें? शेयर कैपिटल का, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर, दोनों का ही हमने इसको लिख दिया। ये जनरली ऐसा ही बैलेंस शीट बनती है, इसकी थोड़ा प्रैक्टिस रहेगी आपको तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट वाला क्या है आपके पास में? एक P&L का बैलेंस है, इसको हम राइट ऑफ करेंगे अभी। नॉन करंट लाइबिलिटीज़, अब हेडिंग डालिए नॉन करंट लाइबिलिटीज़। अब नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में क्या है आपके पास? 8% लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स होता है, इसके हेडिंग मैं लिख देता हूँ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। सो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में क्या आएगा? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर आपके पास में है 8% डिवेंचर्स, इसके आगे नंबर 2 लिख दीजिए और यहाँ नंबर 2 यहाँ लिखिए लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर लिखने हैं आपको, अब कितने डिवेंचर्स आपके पास रह गए हैं? ये 100 ईच था आपका, 30,000, हाँ नॉन करंट लायबिलिटी 8% डिवेंचर्स 3 लाख के थे ये। अब ये आपने कहीं डिवेंचर्स का भी कुछ किया था आपने, डिवेंचर्स का आपने, लॉन्ग टर्म डिवेंचर्स का आपका ये रहा। डिवेंचर्स का आपने क्या किया? 2,25,000, 3,000 डिवेंचर्स 75 ईच कर दिया था, तो 3,000 डिवेंचर्स ऑफ ₹75 ईच। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में कितने हैं? 11% डिवेंचर्स है ना। अब 11% डिवेंचर्स, तो 11% डिवेंचर्स, 11% 3,000 डिवेंचर्स, 11% 3,000 डिवेंचर्स ऑफ ₹75 ईच। तो ये हो रहे होंगे आपके पास में 2,25,000 समथिंग कुछ ऐसे, ये रहे 2,25,000 के ये। तो ये 2,25,000 एज इट इज़ आपने यहाँ पे ले लेने हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास में करंट लाइबिलिटीज़ का। अब हेडिंग डालिए करंट लाइबिलिटीज़ का, करंट लाइबिलिटीज़ का। तो करंट लाइबिलिटीज़ का अगर हेड डालते हैं तो उसके अंदर देखिए क्या है? शॉर्ट टर्म प्रोविजंस है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ये तो ख़त्म कर दिया हमने। हाँ करंट लाइबिलिटीज़ का, इसके अलावा करंट लाइबिलिटीज़ का एक पार्ट, करंट लाइबिलिटीज़ के अमाउंट लिखी हुई नहीं है इसमें। करंट लाइबिलिटीज़ के अमाउंट बता देता हूँ, बैलेंस शीट से ये थी आपकी करंट लाइबिलिटीज़ के अमाउंट। करंट लाइबिलिटीज़ में था आपके पास 39 लाख का। ठीक है, सो करंट लाइबिलिटीज़ का 39 लाख का बैलेंस दिया हुआ है, गिवन है ऑलरेडी। ठीक, तो 39 लाख में से करंट लाइबिलिटीज़ में हुआ क्या है? देखिए 39 लाख गिवन था, इसमें से क्या क्या हुआ है?
इधर देखते जाइए, जहाँ करंट लाइबिलिटीज़ का आपने ट्रीट किया होगा वहाँ पर। ये देखिए करंट लाइबिलिटीज़ वाले में 17,50,000 तो यहाँ कम कर दिया आपने, किए थे ना। और देखिए करंट लाइबिलिटीज़ कहीं लिखी हुई है आपने, करंट लाइबिलिटीज़ के लिए नहीं, और करंट लाइबिलिटीज़ के लिए तो कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ है, और करंट लाइबिलिटीज़ के लिए नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा आप ये देख लीजिए इसको, 39 लाख माइनस 39 लाख माइनस में लेस करना था 17,50,000, सो इट इज़ 21,50,000। ये ठीक है। करंट लाइबिलिटीज़ हमारी तरफ से इसमें ये वाला हिस्सा हमने पूरा कर दिया है। और अब आते हैं हम करंट असेट्स की तरफ। नंबर सेकंड, करंट असेट्स। तो आप करंट असेट्स की थोड़ा बात कर ली जाए, देखते हैं करंट असेट्स में क्या दिया है पहले। करंट असेट्स नहीं, एसेट्स, सिर्फ एसेट्स हेड के अंदर हम एसेट्स, यहाँ पर पहले नॉन करंट असेट्स, इसके अंदर फिक्स्ड एसेट्स लेते हैं हम, फिक्स्ड एसेट्स। और फिक्स्ड एसेट्स देखिए हमारे 15 लाख के थे, जिसमें से 5 लाख के कम हो गए हैं, तो ये 10 लाख रुपीज़ के रह गए। ध्यान रखना है क्या बता रहा हूँ मैं, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये चैप्टर मेरे को लग रहा है सबसे आसान चैप्टर होगा आपकी बुक का। तो ये 15 लाख के थे, जिसमें से 5 लाख कम हो गए। नेक्स्ट दिया है आपको करंट असेट्स के बारे में बात कर रहा है, तो करंट असेट्स के बारे में देखिए, करंट असेट्स। तो करंट असेट्स के बारे में क्या बात करनी है, देखिए पहले 8 लाख कितने के थे, 35 लाख के थे ये। 35 लाख में से 8 लाख के तो वैसे कम हो गए, इनकी वैल्यू कम हो रही है। और 4 लाख की हमने ये पेमेंट कर दी है करंट असेट्स से, बैंक की पेमेंट जो की थी हमने, मतलब टैक्स की पेमेंट, 4 लाख वैसे कम हो गए। ठीक है, सो 12 लाख कम कर दीजिए, 23 लाख ये रह जाएगा। इट मीन्स कि टोटल इसका कितना हो गया, 33 लाख। और ऊपर वाले का टोटल देखिए कितना हो रहा है इसका, ये कितना हो जाएगा, टोटल कर लेते हैं 16 लाख, देन 2,25,000, देन 21,50,000। शेयर कैपिटल का हमारा यहाँ गड़बड़ है, टोटल देखिए 7,75,000 है ये कितना हो जाएगा, 7,50,000 कर दिया ये कितना हो जाएगा, 9,25,000 हो रहा है ये, 9,25,000, 9,25,000। ठीक है, टोटल यही हो रहा है इसका। अब आप टोटल कर लीजिए इसका, 9,25,000, देन 2,25,000, देन 21,50,000। ठीक है, 33 लाख ये भी हो गया। अब हमारे पास बैलेंस शीट भी टैली कर गई है ना। वन थिंग, एक और चीज़ रह गई है जो आप बैलेंस शीट से पहले भी कर लेते ज़्यादा बेटर होता, और वो क्या है, आपका रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट जो आपको बनाना होता है। इसमें उससे पता लगता है कि कुछ बैलेंस बचा है, क्या बचा है क्या नहीं बचा है, वो इससे पहले बना लेना चाहिए था। ठीक, तो अब बना लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखते हैं क्या होता है रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में। रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। अब इस अकाउंट में आपको क्या करना है, जो भी आपको गेन होगा वो इसके क्रेडिट में लेना है, जो भी गेन होगा। ठीक, और जो भी आपको लॉसेस होंगे वो सारे डेबिट में लेने हैं। ठीक, बिल्कुल रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते थे पहले जैसे, उस तरह से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेम नॉमिनल नेचर का है ये, यानी प्रॉफिट एंड लॉस निकालने वाला। ठीक, ओके। अब देखते हैं इसमें रिकंस्ट्रक्शन ढूंढिए इस पूरी जर्नल एंट्री में, और कुछ भी नहीं देखना आपने। रिकंस्ट्रक्शन क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट साइड में चले जाएंगे क्योंकि रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। डेबिट में इक्विटी शेयर कैपिटल लिखा है, तो लिखे बाय इक्विटी शेयर कैपिटल, कितने का, रिकंस्ट्रक्शन वाला अमाउंट 3,50,000, 3,50,000 का ये आ गया आपका। नेक्स्ट आपके पास में रिकंस्ट्रक्शन अगेन क्रेडिट हो रहा है 13% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर से, बाय 13% क्यूमुलेटिव
प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और यहाँ से मिला है आपको 25,000 का गेन। ओके, नेक्स्ट वाले में देखिए यहाँ पर रिकंस्ट्रक्शन डेबिट हो रहा 1 लाख का, किससे? लायबिलिटी फॉर टैक्सेशन के नाम से आ जाएगा ये, लायबिलिटी फॉर टैक्सेशन। तो वो कितने का हो जाएगा लायबिलिटी फॉर टैक्सेशन वाला? 1 लाख रुपीज़। 4 मत लिख देना कहीं, रिकंस्ट्रक्ट अमाउंट रिकंस्ट्रक्शन वाला ही लिखना आपको, 1 लाख ये हो गया आपका। नेक्स्ट वन है, यहाँ पर तो नहीं है रिकंस्ट्रक्शन, यहाँ फिर आ रहा है क्रेडिट हो रहा है, ये करंट लायबिलिटीज़ के नाम से आ जाएगा ये, बाय करंट लायबिलिटीज़। ये कितने का हो गया? करंट लायबिलिटीज़ 12,50,000, रिकंस्ट्रक्शन वाला अमाउंट याद रखेगा, बार बार ही कह रहा हूँ मैं, 12,50,000 वाला अमाउंट। नेक्स्ट आपके पास में है डिवेंचर्स में भी हो रहा है क्रेडिट हो रहा है 75,000 बाय डिवेंचर्स अकाउंट। आप देख सकते हैं कितना परसेंट डिवेंचर, 11% डिवेंचर्स, आप 11% डिवेंचर ही लिखेगा। तो डिवेंचर से भी मिल रहा है आपको कुछ 8% डिवेंचर्स आ रहा है पुराने वाले से, 8% डिवेंचर्स आया है आपके पास, 75,000 का गेन यहाँ पर भी हुआ है। नाउ द नेक्स्ट वन इज, और देखिए रिकंस्ट्रक्शन आया कहीं, रिकंस्ट्रक्शन डेबिट हो रहा है यहाँ 13 लाख का। तो किसके नाम से हो रहा है? एक तो फिक्स एसेट्स के नाम से हो रहा है, फिक्स्ड एसेट्स, और सेकंड वन वाला जो है वो है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स कितना हो जाएगा? 5 लाख एंड 8 लाख, ठीक है, 5 लाख 8 लाख 13 लाख। अब देखना है मुझे इसका क्रेडिट का टोटल, पहले याद रखना है, जो समझा रहा हूँ उसे ध्यान से देखेगा। क्रेडिट का टोटल कह रहा है 3,50,000, 25,000, 12,50,000 प्लस 75,000। क्रेडिट वाला कहता है कि 17 लाख आ रहा है, ठीक, इसे लेस करते हैं, 8 5 13 14, ये हो रहा है 14 लाख रुपीज़ का आपका। तो देयर इज़ अ गैप ऑफ रुपीज़ 3 लाख, 3 लाख का अभी भी आपके पास प्रॉफिट बच रहा है। तो आप देखिए आपकी पुरानी वाली बैलेंस शीट में लॉसेस जो हैं अब उनको राइट ऑफ कीजिए। अब यहाँ पर लॉसेस हमारे पास देखिए, इसमें P&L का एक लॉस दिया हुआ था, वो भी 3 लाख का है। अब वो पूरा 3 लाख रुपए का लॉस आप राइट ऑफ कर रहे हैं यहाँ टू P&L। ये जो लॉस था आपका 3 लाख का, आपने ये कर दिया। अब सपोज करो कि मान लिया बैलेंस यहाँ 2,50,000 ही बचता, डिफरेंस है 2,50,000, लॉस जबकि आपका 3 लाख का है, तो आप पूरा क्या करेंगे? 3 लाख नहीं लिखेंगे, फिर 2,50,000 ही। अब किसी भी हालत में डेबिट का टोटल क्रेडिट से ज़्यादा नहीं हो सकता। यानी कुल मिला के ये है कि आप मैक्सिमम जितना प्रॉफिट बचे उससे बचे हुए जो लॉसेस हैं उनको राइट ऑफ कर सकते हैं और उससे ऊपर नहीं जा सकते हैं। याद रखिएगा ऑलवेज कि डेबिट का टोटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट का कभी भी डेबिट नहीं होगा। पहले क्रेडिट का टोटल कर लीजिए, उसमें से जो दिए हुए हैं राइट ऑफ कर लीजिए, जो पैसा बचा उससे आपके जो लॉसेस बचे हुए हैं उनको राइट ऑफ कीजिए, और उतने ही लिमिट तक आप राइट ऑफ कर पाएंगे जितना आपको प्रॉफिट बचा हुआ होगा इसके अंदर रिकंस्ट्रक्शन में। याद रखिएगा इस बात को। तो ये हो जाएगा अब आपका, अब यहाँ पूरा क्योंकि 3 लाख का गैप था और 3 लाख पूरा हमने कर दिया। ये देखिए ये पूरा का पूरा इक्वल हो गया आपका। ये देखिए 8 11 16 और 1 17। तो इस तरह से हमारा रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट भी, ये इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, इसमें है कुछ नहीं, मैंने आपको पहले कहा है, अभी मैंने समझाया भी था आपको कि रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में जो भी गेन होते हैं वो सब क्या होंगे? रिकंस्ट्रक्शन में क्रेडिट हो जाते हैं। जितने भी लॉसेस होते हैं वो सारे रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में डेबिट कर देते हैं, और कन्वर्जन होता है, जो नई शेयर कैपिटल आती है उनको हम क्रेडिट कर देते हैं, जो पुराना वाला होता है उसको डेबिट कर देते हैं। नाम का डिफरेंस दिखाने के लिए उनकी फेस वैल्यू उनके साथ लिख दी जाती है। ऐसे डिवेंचर्स का होता है, ऐसी शेयर्स का होता है। करंट एसेट्स में कोई चेंज आया है उसको लिख दीजिए, कोई करंट फिक्स एसेट्स में कोई चेंज आया है उसको लिख दीजिए। ये सारी जर्नल एंट्रीज मैंने आपको सिंपल तरीके से बताई, और कैसे बैलेंस शीट में इनको दिखाया जाता है ये भी आपको बताया। और फिर उसके बाद मैंने एक रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट बनाया। रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट बैलेंस शीट बनाने से पहले बना लोगे ज़्यादा बेटर है, क्योंकि यहाँ पर पता लग जाएगा एक्चुअल में आपका कोई लॉस बच रहा है नहीं बच रहा है, ये ध्यान रखिएगा। तो पहले इसको बनाइए, बाद में आप इसको बनाइएगा, ठीक है। कैसी लगी आज की क्लास आपको? ये अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो फिर इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में। और क्या करना है आपको? और भंडारी सर क्लासेस जो हमारा यह यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जैसे ही आपके लिए कोई भी वीडियो अपलोड होगी तो आपके पास ये पहुंच जाए, आपको पता लग जाए। और आशा करते हैं आपको ये पसंद आएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में अगली बार, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।